हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द HPM विथ एजुकेशन, जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। करंटली हमारे इंस्टीट्यूशन में JBT, TGT और DM कमीशन की ऑनलाइन क्लासेस चली हैं। तो किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस हिस्ट्री की वीडियो में हम मगध महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद क्या हैं, कितने हैं और कौन कौन से हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, तो आप पहले वाली वीडियो जाकर प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। जब आपको महाजनपद क्लियर हो जाएंगे तो उन 16 महाजनपदों में से जो एक मगध महाजनपद होता है, जो आगे चलकर जितने भी आसपास के जनपद होते हैं उन्हें भी अपने महाजनपद में मिला लेता है, और यही मगध में आगे चलकर एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना होती है। बहुत बड़ा वंश एक साम्राज्य स्थापित करता है, जो है आपका मौर्य वंश। तो हम मगध महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे कि आपका जो मगध महाजनपद है वहां पर कौन कौन से वंश हुए और किस तरह से मगध महाजनपद जो है वो शक्तिशाली महाजनपद बना। सबसे पहले आता है मगध महाजनपद में हर्यक वंश। 554 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक इस पूरे के पूरे वंश ने शासन किया था। इसके जो संस्थापक हैं वो बिंबिसार हैं। उनकी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज है। शासक इसी हर्यक वंश के एक और शासक हुए हैं अजातशत्रु, जिनके समय में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। उसके बाद अजातशत्रु ने ही राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति करवाई थी। बौद्ध संगति भी हम पहले की वीडियोस में कर चुके हैं, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। बौद्ध संगति मतलब बौद्ध धर्म के लोगों की एक मीटिंग बुलाई थी सबसे पहले अजातशत्रु ने राजगृह में। उसके बाद आते हैं हर्यक वंश के उदयन करके एक राजा आते हैं, जिन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और बाद में इन्होंने पाटलिपुत्र को भी अपनी राजधानी बनाया था। मतलब हर्यक वंश की राजधानी बाद में पाटलिपुत्र को। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जिसने 412 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक शासन किया। कहीं पे 366, कहीं पे 344 भी आपको देखने को मिलता है। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग। शिशुनाग शासक ने ही अपने नाम पर जो है वो वंश का नाम शिशुनाग रखा। शिशुनाग वंश के संस्थापक हैं, राजधानी उन्होंने वैशाली बनाई, और शिशुनाग वंश के ही एक शासक हुए हैं कालाशोक, जिन्होंने वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति यानी कि दूसरी बौद्ध धर्म के लोगों की मीटिंग बुलवाई थी। तो पहली आपके हर्यक वंश के अजातशत्रु ने बुलवाई थी, दूसरी शिशुनाग वंश के कालाशोक ने बुलवाई थी। नेक्स्ट आता है नंदवंश। नंदवंश जो था उन्होंने 344 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ईसा पूर्व जब भी हम लेंगे तो काउंटिंग हम पीछे की तरफ को करेंगे, ठीक है। जैसे कि होता है -2, फिर -1, ठीक है, फिर 0, ठीक। उसी तरह हम पीछे की तरफ को काउंटिंग करेंगे, क्योंकि हम ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। संस्थापक नंद वंश के आते हैं महापद्मानंद, और कहीं कहीं पे आपको महानंदिन नाम देखने को मिलता है। इस वंश के अंतिम शासक थे धनानंद। साथ ही साथ में इस वंश के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ था। तो समकालीन जब सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ तो मगध में नंद वंश के शासक धनानंद का शासन था 326 ईसा पूर्व में। उसके बाद नंद वंश का अंत जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वही हैं, आपने काफी शोज में भी देखा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मारकर वहां पर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फेमस वंश मौर्य वंश। धनानंद को मारकर आपके चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं मगध में। और मगध में मौर्य वंश के जो शासक आगे होते हैं वो कब से कब तक शासन करते हैं, 223 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। अब चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जैसे कि मौर्य वंश के संस्थापक हैं। साथ ही साथ में चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लोग सेंड्रोकोटस नाम से बुलाते थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी नेम भी हो गया, या फिर एक अन्य नेम भी हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का सेंड्रोकोटस। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने टाइम पीरियड में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था। वेरी इंपॉर्टेंट, सिकंदर को उन्होंने नहीं हराया था, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को उन्होंने हराया था। साथ ही साथ में उनके टाइम पीरियड में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में एक यूनानी यात्री भारत आते हैं जिनका नाम है मैक्स्थनीज। और मैक्स्थनीज भारत में रहते हैं 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा
पूर्व तक। साथ ही साथ में वो भारत में रहकर एक इंडिका नामक पुस्तक भी लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। उनके गुरु कौन थे? ये गुरु मौर्य वंश की स्थापना करने से पहले से उनके साथ जुड़े हुए थे। तो वो कौन थे? चाणक्य। चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ में विष्णुगुप्त भी एक इनका नाम है। तो विष्णुगुप्त जो इनका नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये। चाणक्य ने एक बुक भी लिखी थी, अर्थशास्त्र। ठीक है, तो बुक का नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन अर्थशास्त्र से इसका कोई इतना रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन है राज्य व्यवस्था से। कोई राज्य कैसा होना चाहिए, राजा का क्या कर्तव्य है, कैसे रूल रेगुलेशंस होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इस अर्थशास्त्र पुस्तक में चाणक्य ने लिखी थी। साथ ही साथ में ये जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी, इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो है वो अब अर्थशास्त्र में क्या मटेरियल है उसके बारे में क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो है तो अर्थशास्त्र, लेकिन राज्य व्यवस्था के बारे में उसमें बात की गई है। नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक बनते हैं वो है बिंदुसार। तो बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक शासक रहते हैं मौर्य वंश के। इनके कुछ अन्य नाम हैं अमित्रघात, सिंहसेन, भद्रसार और अमित्रोकेटस। ये कुछ इनके अन्य नाम है, ये भी याद रखने हैं। अमित्रोकेटस जो है एक यूनानी नेम है, मतलब यूनानी लोग जो थे, यूनान वालों के साथ मौर्य वंश के लोगों के अच्छे रिलेशन रहते थे। तो यूनानी लोग इन्हें अलग अलग नाम से, क्योंकि कुछ रहता है ना कि वो कुछ शब्द नहीं बोल पाते हैं, तो वो अपना कोई नाम देते थे। तो उन्होंने अमित्रोकेटस उन्होंने नाम बिंदुसार को दिया था। उसके बाद बिंदुसार के टाइम पीरियड में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है कि इनके टाइम पीरियड में डाइमेकस नामक राजदूत, जो सीरिया का राजदूत होता है, वो बिंदुसार के टाइम पीरियड में भारत की यात्रा करता है। डाइमेकस कहाँ का यात्री होता है? सीरिया का होता है, जो बिंदुसार के टाइम पीरियड में भारत आता है। और सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम जो हैं वो डाइमेकस को भारत की यात्रा करने के लिए भेजते हैं। तो बिंदुसार से रिलेटेड ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद बिंदुसार के बाद जो मौर्य वंश का शासक बनता है, जिसका नाम काफ़ी बार हम इतिहास में पढ़ते हैं, राजा अशोक। तो अशोक किस वंश से रिलेटेड थे? मौर्य वंश से रिलेटेड थे। 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। इनके भी कुछ अन्य नाम हैं, देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी और बुद्ध शाक्य। सबसे इम्पॉर्टेंट है बुद्ध शाक्य। कई बार बुद्ध समझ के हम महात्मा बुद्ध से इसका जो है वो लॉजिक लगा लेते हैं, लेकिन बुद्ध शाक्य जो था वो अशोक का एक दूसरा नाम था। उसके बाद इनकी पत्नियां हैं असंधिमित्रा, महादेवी और पद्मावती। उसके बाद इनके पुत्र हैं कुणाल, महेंद्र, जालौक और तीवर। उसके बाद इनकी पुत्रियां हैं संघमित्रा और चारुमती। तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पत्नियों से रिलेटेड पूछ लेते हैं, और ज़्यादातर इनके जो बेटे और बेटियां थी उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहता है अशोक के टाइम पीरियड में, इन्होंने बौद्ध धर्म से ये बहुत ज़्यादा जो थे वो प्रेरित हुए थे बाद में। तो उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को भेजा था। जैसे कि महेंद्र और संघमित्रा, उनका जो बेटा महेंद्र है और बेटी संघमित्रा है, इन दोनों को इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। जबकि मझंतिक नामक एक व्यक्ति होते हैं, उन्हें कश्मीर और गांधार भेजा था। मंजिम नामक व्यक्ति को इन्होंने हिमालयन देश भेजा था, और महारक्षित नामक व्यक्ति को इन्होंने यूनान देश बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मझंतिक बहुत बार पूछा जाता है, मंजिम पूछा जाता है, महेंद्र, संघमित्रा पूछा जाता है। तो ये भी आपने अच्छे से याद रखने हैं कि अशोक ने किसे कहाँ पर जो है वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अब नेक्स्ट आता है अशोक के अभिलेख। अभिलेख होता है किसी जगह पर लिखे गए लेख या फिर कुछ बातें। अभिलेख जो थे, अशोक ने वो 3 जगह अभिलेख बनवाए थे। उन्होंने शिलालेख में, स्तंभों पे और गुहालेख में, यानी कि रॉक इंस्क्रिप्शन, पिलर इंस्क्रिप्शन और केव इंस्क्रिप्शन। सबसे पहले आते हैं आपके शिलालेख यानी कि रॉक इंस्क्रिप्शन। शिलालेख मतलब कि कोई भी चट्टान है वो एज इट इज़ रख दी और उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिख दिया, वो होते हैं शिलालेख। जबकि सेकंड जो स्तंभ लेख है, कोई चट्टान है उसका स्तंभ बनाया या फिर किसी और चीज़ का स्तंभ बनाया, पिलर बनाया,
उसके ऊपर लेख लिखा। और तीसरा है गुहा लेख यानी कि केव इंस्क्रिप्शन, कि किसी गुफा में जो पहले नेचुरल बनी हुई है गुफा या फिर खुद उन्होंने गुफा बनाई उसके अंदर उन्होंने लेख लिखे। तो इस तरह से ये 3 जो लेख हैं इनमें डिफरेंस है। ये शिलालेख एज इट इज चट्टानों पे स्तंभ बनवाए खुद, और गुहा लेख मतलब गुफाओं में। सबसे पहले आता है शिलालेख। जो अशोक के शिलालेख हैं वो 2 तरह के हैं। एक आते हैं दीर्घ शिलालेख यानी कि बड़े शिलालेख, और दूसरे आते हैं लघु शिलालेख यानी कि छोटे शिलालेख। अब ये जो दीर्घ शिलालेख हैं ये हमें अशोक की 8 जगहों से मिले हैं। उसका जो साम्राज्य में कुछ 8 जगह हैं वहाँ से हमें उसके दीर्घ शिलालेख मिले हैं, और हर 8 जगह पर कुछ 14 लेख लिखे हुए मिले हैं। मतलब 14 लेख का समझ लो आपकी 14 टॉपिक हैं या फिर 14 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये 14 पॉइंट्स जो हैं एक जैसे ही मिले हैं 8 जगहों से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मिला, एक आपका एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, हमीरपुर में मिला, शिमला में मिला, है ना, रामपुर में मिला, आपका कांगड़ा में मिला, आपका बैजनाथ में मिला, मंडी में मिला, है ना, अलग अलग जगह पे मिले। लेकिन उनमें जो मटेरियल लिखा गया था वो सब सेम था। सब में कांगड़ा वाले में भी 14 लाइंस लिखी गई थी, सेम लिखी गई थी, पहली दूसरी तीसरी। हमीरपुर वाले भी सेम लिखी गई थी 14 लाइंस। तो इस तरह से 8 जगह से मिले हैं, और टोटल लेख कितने हैं, टोटल टॉपिक कितने हैं, उनमें 14 हैं। उसी तरह लघु शिलालेख में आते हैं। लघु शिलालेख 18 अलग अलग जगहों से मिले हैं। लघु शिलालेख छोटे शिलालेख है, कोई 1 या 2 3 जानकारी उसमें लिखी हुई मिली थी। ठीक है, 18 अलग अलग जगहों से मिले हैं। हर जगह पर जो है वो लेख अलग लिखे गए हैं। ठीक है, हर जगह पर। अब जैसे 18 जगह से मिले हैं तो यहाँ पे कुछ अलग चीज़ लिखी होगी, आपके कांगड़ा वाले में कुछ लघु वाले में अलग लिखी होगी, बैजनाथ वाला अगर लघु शिलालेख है तो उसमें अलग चीज़ लिखी गई होगी। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख में। एक तो जगह अलग अलग है। ठीक है, दीर्घ शिलालेख 8 जगहों से मिले हैं, लघु शिलालेख 18 जगह से मिले हैं। दीर्घ शिलालेखों में सब कुछ एक जैसी बातें लिखी गई हैं, जबकि लघु शिलालेखों में एक जैसी बातें नहीं लिखी गई हैं। सेकंड आता है इनका स्तंभ लेख यानी कि पिलर इंस्क्रिप्शन। पिलर इंस्क्रिप्शन भी 2 तरह के हैं, बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। जो बृहद स्तंभ लेख हैं वो हमें 6 स्थानों से मिले हैं। 6 स्थानों से मिले हैं आपके बृहद स्तंभ लेख, लेकिन उनमें टॉपिक कितने लिखे गए हैं, 7 लिखे गए हैं, 7 लेख लिखे गए हैं। और हर स्थान पर एक जैसे ही 7 टॉपिक यानी कि लेख लिखे गए हैं। जैसे आपके दीर्घ शिलालेख थे सेम वैसे ही आपके बृहद स्तंभ लेख हैं। उसके बाद आता है आपका लघु स्तंभ लेख। जो लघु स्तंभ लेख हैं वो हमें 5 अलग अलग स्थानों से मिले हैं, और हर स्थान में अलग अलग बात, अलग अलग टॉपिक उनमें लिखा गया है। वो सेम नहीं होंगे, हमीरपुर वाले में कुछ और होगा, कांगड़ा वाले में कुछ और होगा। ठीक है, तो आपने सिंपल समझ लेना है कि दीर्घ शिलालेख होगा या बृहद स्तंभ लेख होगा, उनमें टॉपिक सेम रहेंगे। ठीक है, जबकि लघु शिलालेख और लघु स्तंभ लेख हैं उनमें टॉपिक अलग अलग रहेंगे। उसके बाद आता है आपका गुहा लेख यानी कि केव इंस्क्रिप्शन। कुछ गुफाएं भी उन्होंने बनाई, उसमें भी उन्होंने लेख लिखे। ठीक है, जिसमें से आपके अशोक ने सुदामा गुफा, करण चौपर गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा बनवाई थी। ये तीनों की तीनों गुफाएं उन्होंने अजीविका संप्रदाय को दान में दी थी। सबसे पहले आती है सुदामा गुफा। सुदामा गुफा बिहार के बराबर की पहाड़ियों में स्थित है, और ये अजीविका संप्रदाय को दान अशोक ने की थी। फिर आती है करण चौपर गुफा, ये भी बिहार के बराबर पहाड़ियों पर स्थित है, और ये भी अजीविक संप्रदाय को दान की थी अशोक ने। उसके बाद आती है विश्व झोपड़ी गुफा, इसे विश्वामित्रा गुफा भी कहते हैं। तो ये तीनों गुफाएं भी किसने बनाई हैं, अशोक के टाइम पीरियड में बनाई गई थी। उसके बाद अशोक ने स्तूप बनवाए, स्तंभ बनवाए। जैसे कि स्तूपों की बात आती है तो सांची का स्तूप बहुत फेमस है, सारनाथ का स्तूप बहुत फेमस है। तो ये दोनों तीनों जो स्तूप थे वो आपके अशोक ने बनवाए थे। स्तूप जो होता है ना बौद्ध धर्म से रिलेटेड होता है। सांची का जो स्तूप है वो अशोक ने बनवाया था। इसका पुनर्निर्माण, जब इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है ना, तो उसका पुनर्निर्माण किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने। 1818 में सर हेनरी टेलर ने इसको खोजा था, जबकि 200 रुपए के नोट पर भी सांची के स्तूप की फोटो हमें देखने को मिलती है। उसके बाद सारनाथ व केसरिया स्तूप आते हैं। ये दोनों के दोनों स्तूप अशोक ने बनवाए थे। सारनाथ के स्तूप को धर्मराजिक, धामेक और बृहद स्तूप भी कहा जाता है, जबकि सारनाथ स्तूप की खोज 1835 में कनिंघम ने की थी, और केसरिया स्तूप की खोज 1985 में के मोहम्मद ने की थी। उसके बाद स्तंभ आते हैं। सांची का स्तंभ भी अशोक ने बनवाया था। इसमें सबसे ऊपर
जो स्तंभ होते हैं, स्तंभ के सबसे ऊपर 4 सिंह थे और नीचे दाना चुगते हुए हंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद सारनाथ का स्तंभ आता है। सारनाथ का स्तंभ भी अशोक ने बनवाया था। इसके शीर्ष पर 4 सिंह हमें देखने को मिलते हैं, चारों डायरेक्शन में जो मुंह करके उनको बनाया गया था सिंह को, और साथ ही साथ में उसके नीचे घोड़े, हाथी, सिंह और बैल हमें देखने को मिलते हैं। तो ये स्तूप और स्तंभ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन आते हैं कि सांची के स्तंभ में कौन कौन से पशु दर्शाए गए हैं, सारनाथ के स्तंभ पर कौन कौन से पशु दर्शाए गए हैं, है ना। 200 के नोट पर जो स्तूप है वो किसने बनवाया था या फिर कौन सा स्तूप है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके अशोक से ही रिलेटेड रहते हैं, तो आपने इनको भी अच्छे से पढ़ना है। अशोक के बाद जो शासक बनते हैं वो अशोक के बेटे होते हैं कुणाल। अशोक की मृत्यु के पश्चात ये शासक बनते हैं। फिर उसके बाद अशोक के मरने के बाद अशोक का एक और बेटा होता है जालौक, जो कि कश्मीर चला जाता है और कश्मीर में जाकर स्वतंत्र शासन करना शुरू कर देता है। तो अशोक के 2 बेटे आगे शासक बनते हैं, एक कुणाल जो कि जहाँ पर मौर्य वंश का पहले से शासन स्थापित था वहाँ पर शासन करता है, जबकि जालौक जाकर जो है वो कश्मीर में स्वतंत्र शासन करता है अशोक के बाद। उसके बाद कुणाल के बाद राजा दशरथ आते हैं। दशरथ अशोक के पुत्र थे। इनके टाइम पीरियड में एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है कि इन्होंने नागार्जुन पहाड़ियों पर गुफाओं का निर्माण करवाया था, और ये गुफाओं के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपी गुफा, लोमशी गुफा और बट्टिका गुफा। तो ये तीनों पूछी जाती हैं, ये किसने बनवाई थी। कई बार अशोक का इनके साथ रिलेशन भी पूछ लिया जाता है कि जो दशरथ थे वो अशोक के कौन थे, तो वो अशोक के पोते थे, पौत्र थे। उसके बाद आता है अंतिम शासक बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक होते हैं बृहद्रथ, जिनकी 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या करके मौर्य वंश का अंत कर करके वहां पर शुंग वंश की स्थापना कर दी जाती है। तो इस तरह से इतने महान और बड़े साम्राज्य का अंत हो जाता है पुष्यमित्र शुंग द्वारा। तो मौर्य वंश का अगर आपको अंतिम शासक पूछा जाएगा तो वो आएंगे आपके बृहद्रथ। तो इस तरह से मौर्य वंश का अंत हो जाता है। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से एक मगध महाजनपद में अलग अलग वंश आते हैं। पहले हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट वंश मौर्य वंश आया। मौर्य वंश में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ा, अशोक के बारे में पढ़ा, और बाद में हमने कुणाल के बारे में पढ़ा, दशरथ के बारे में पढ़ा और बृहद्रथ के बारे में पढ़ा। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल HP अमित एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ में किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।